हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अक्टूबर के सेकंड वीक का थर्ड लेक्चर। राइट, इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, वो देखते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान से रिलेटेड है। राइट, देन ईरान न्यूक्लियर डील, ये दोनों सेम चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देन ICC यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, एंड ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों भी अगेन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड नहीं, बट हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। इनफैक्ट मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन यानी कि ये टर्की से रिलेटेड है। ठीक है। देन UN पीस कीपिंग, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, समर्थ इनिशिएटिव, न्यू लूनर क्रेटर, चांद में एक गड्ढा हो गया है, चांद में दाग हो गया है कह सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सबको पता है। तो इसके अंदर भी ये दोनों जो है वो रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे उसका इम्पैक्ट इस पे हो रहा है। राइट, बोल्जमान मेडल यानी इंडिया से पहली बार किसी इंडियन को बोल्जमान मेडल मिल रहा है। वेट बल्ब टेम्परेचर, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। देन एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये पूछा जा सकता है। कवच अगेन रेलवे से रिलेटेड है। और एक्सरसाइजेस, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। राइट, तो देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके। सबसे पहले जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। सबसे पहले तो हम ये देख ले कि ये हमारा ईरान है। ठीक है ना, ये हमारा ईरान है और ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है। और यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे रेड सी है, जो यहाँ से ऐसे आके इधर मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, सुएज कनाल से कनेक्ट हो जाएगा। और ये रेड सी है जिसमें इधर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ईरान है। तो हम देख रहे हैं कि ईरान से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप भी रहे हैं। यहाँ पे हमने इसी जगह पे चाबहार पोर्ट भी बनाया है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान में जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे ट्रेड के अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन हमारा क्योंकि पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे कोई डायरेक्ट रूट है नहीं, तो इसलिए हमें ये चाबहार पोर्ट बनाना पड़ रहा है यहाँ पे ईरान में। ठीक है, जिसको हमने बनाया, इंडिया ने बनाया। और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है जिसको चाइना ने बनाया है, चाइना ने फंड किया, जो कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है करीब 80 किलोमीटर ही है। काफ़ी 80 किलोमीटर की दूरी ओशन में यानी कि सी में काफ़ी कम मानी जाएगी, बहुत कम मानी जाएगी। राइट, तो ये ईरान है यहाँ पे। राइट, ये यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो इसकी बॉर्डर जो है कैस्पियन सी से मिलती है एंड पर्शियन गल्फ से मिलती है। राइट, इतना तो हमें समझ में आया। अब सीन क्या है कि ईरान को 1951 के पास जो है, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, उसके बाद ये इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर दिया जाता है। राइट, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक लीडर आ जाता है जिस कंट्री को डेमोक्रेटिकली रूल करना चाहता है। उसको सपोर्ट होता है यूएस का। अब यूएस वाले क्या, डेमोक्रेसी होने से उनको फायदा है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे सपोज मुस्लिम जो क्लर्जी है या फिर जो उनके रूलर्स, अगर वो रूल करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए वहाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन सीन क्या होता है कि वो जो डेमोक्रेटिक बंदा होता है वो बाद में आगे चल करके और चीज़ें धीरे धीरे जो यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है, ईरान के पास काफ़ी ऑयल है। राइट, और यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑयल कंपनी थी, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो एक कंपनी थी जिसको ईरान ने क्या नेशनलाइज कर दिया। और नेशनलाइजेशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो जो है, जस्ट अभी इसी वीक का जो सेकंड वीडियो है, उसमें मैंने नेशनलाइजेशन के बारे में बात की है। तो आपको अगर वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा नेशनलाइजेशन क्या चीज़ है। जैसे उन्होंने नेशनलाइज कर दिया तो वो सारा रिसोर्स चला गया स्टेट के पास, यानी कि ईरान की गवर्नमेंट के पास। तो उससे जो ब्रिटिश है एंड जो US है, जिनको ऑयल चाहिए, वो परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ CIA यानी कि जो उनकी USA की जो स्पाई एजेंसी है, उसकी हेल्प से यहाँ पे जो सरकार है उसको कू करवा देते हैं। ठीक है ना, मिलिट्री कू हो जाती है और वो सरकार गिर जाती है। फिर यहाँ पे आ जाता है शाहराजा पहलवी। ठीक है, ये बंदा आ जाता है और ये एक मोनार्क होता है, यानी कि डेमोक्रेसी को US जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। दुनिया भर में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का डंका पीटते रहता है। लेकिन वो बंदा जो डेमोक्रेटिक बंदा है, वो अगर उसने US की जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसकी सरकार गिरा के यहाँ पे इसने एक मोनार्की खड़ी कर दी है। ठीक है ना, लेकिन ये जो मोनार्की है, ये जो US की, यहाँ जो ईरान में मोनार्की है, अभी भी ये US के लिए तो काम कर रहा है, पर वहाँ के जो लोग हैं वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन कर रहा है उसकी कल्चर को। और वो जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको पसंद नहीं है। अब सपोज वहाँ पे बुर्का हटा के लोग अगर यहाँ पे बिकनी पहन के ऐसे बीच पे अगर घूमने लगे तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो 1979 में
यहाँ पे होता है इरानियन रिवोल्यूशन। इसका मतलब जो मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो इस्लाम को जो कुरान के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये बीच बीच नहीं चलेगा, यहाँ पे बिकनी वगैरह नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा बुर्का, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, ये वो सब वो करने लगते हैं। और अभी जो हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी बात का सबूत है कि जैसे 1979 में जो इरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद वहाँ पे हिजाब को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जो औरतें हिजाब नहीं पहने थी उसको पीटा जा रहा था, पब्लिकली लैश किया जा रहा था, और ये सारी चीजें कुरान के अंदर वेल स्टैब्लिश है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, राइट। इसका रिलीजियस सैंक्शन है, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न, कि अगर एक रिलीजियस बुक में चीजें लिखी जाती हैं तो वो लोग उसको डिट्टो फॉलो करते हैं, क्योंकि उसको फिर जन्नत में भी जाना है। तो ये सीन है। तो ये ईरान जो है 1979 में यहाँ पे रिवोल्यूशन होता है, और शाह रज़ा पहलवी का कि जो उसको भगा दिया जाता है वहाँ से, और फिर वहाँ पे रूल आता है अयतुल्लाह खोमेनी। अयतुल्लाह खोमेनी आते ही सबसे पहला जो लॉ पास करता है वो ये कि 12 इयर्स से नीचे की लड़कियों की शादी कराई जा सकती है। ठीक है, वो खुद भी बहुत यंग एज की लड़की से शादी करता है अयतुल्लाह खोमेनी, और जो भी मतलब किसी भी एज का मेल हो, पर 12 साल से छोटी लड़की को भी शादी करवाई जा सकती है। ये वो लॉ पास करता है अयतुल्लाह खोमेनी। तो इस तरीके से ईरानियन रिवोल्यूशन होता है। तो जब ईरानियन रिवोल्यूशन होता है तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब मुस्लिम रिवोल्यूशन आता है तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये भी माना जाता है कि जो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बनता है वो फर्स्ट ईरान ही होता है, राइट। सेकंड अभी अफगानिस्तान बन चुका है हमारे सामने इस्लामिक स्टेट। तो ये ईरान बन चुका है। अब ईरान बनता है जैसे ही, तो उसमें अब आपको ये समझ में आएगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे बताने वाला था, ये जो 1979 की जो ईरानी रिवोल्यूशन है वो मैंने जस्ट बताया। मिडिल ईस्ट में जो यूएस की पॉलिसी है, ठीक है ना, जो यूएस यहाँ पे इंटरवेंशन चाहता है क्योंकि उसको ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, इसलिए उसकी इंटरवेंशन है यहाँ पे। प्लस जो सिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जब इस्लाम जो इनके प्रॉफिट है मोहम्मद, उनकी डेथ के बाद सिया और सुन्नी में जो इस्लाम है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, ये शिया एंड सुन्नी। अब एक कहता है कि जो एंसेस्ट्री है उसको जाना चाहिए, जो थ्रोन है जो मोहम्मद के बाद उसको जाना चाहिए, और एक कहता है कि नहीं, जो लोग जिसको सपोर्ट करेंगे उसके पास जाना चाहिए, और इस तरीके से दोनों में होती है फाइट, और ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अब एक जो सऊदी अरेबिया एंड ईरान जो है वो इनके बीच में, क्योंकि कौन रिलीजियस जो हेरिटेंस है, इनहेरिटेंस, वो कौन फॉलो करेगा, इसके बीच में दोनों के बीच में वॉर चलती है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता इसीलिए कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन जाए। यूएस भी नहीं चाहता, क्योंकि यूएस में जो अयतुल्लाह खोमेनी की जो सरकार है वो यूएस के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो यूएस भी नहीं चाहता, तो इसीलिए जैसे ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात करी तो उसको यूएस को पता चल गया और उसने लगा दिया सैंक्शंस, यानी कि ईरान से कोई अब तेल नहीं खरीदेगा, यानी कि जो भी यूएस के दोस्त हैं वो ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, अगर ऐसा होगा तो वो सैंक्शन लगा देगा, राइट। तो इसकी वजह से ये JCPOA आता है, ये जिसमें सॉरी जस्ट अ मिनट, ये JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये आ जाता है। तो ये इनका जो मेन टारगेट वो यही था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, राइट। अब इसमें जो फर्स्ट जो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया की एक जो कंपनी है मुंबई बेस्ड तिबालजी पेट्रोलियम लिमिटेड, इसने ईरान के साथ कोई डील करी है जिसकी वजह से यूएस ने इसके ऊपर इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये सब तो जस्ट ऊपर की बातें हैं, पर जो हमें वो समझना है कि आखिर JCPOA यानी कि वो है क्या। तो सबसे पहले तो ये एक न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड डील है, राइट। ये जो कि 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील भी इसको कहते हैं, राइट। 2015 में ये साइन करता है कौन, ओबामा, बराक ओबामा। इसमें बेसिकली ये होता है, वो लोग ईरान को बोलते हैं कि तुम न्यूक्लियर अब वेपन का जो प्रोडक्शन है या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसको रोक दो, हम तुम्हारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे, तुम आसानी से अपनी इकोनॉमी चला सकते हो, राइट। तो ये उसमें P5+1, P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो +1 एक चाइना जिसमें आ जाता है, सॉरी जर्मनी जिसमें आ जाता है, चाइना तो ऑलरेडी उसका मेंबर है ही, जर्मनी उसमें उसके साथ मिल करके, और ये P5+1 मिल करके ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करते हैं, राइट। अब इसकी डील के साथ यही होता है कि इस डील का जो क्रक्स है वो ये है कि ईरान जो है वो आसानी से अब डील ट्रेड कर सकता है, बशर्ते उसको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं, राइट। अब जैसे ही ये 2015 में, उसके बाद जब जैसे ट्रंप की जो सरकार आती है, जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के साथ, ईरान बिकॉज ईरान इज इविल एक्सिस ऐसे कहते हैं, तो उसको हम उसके साथ कोई डील नहीं करेंगे, इसलिए हम जो न्यूक्लियर वेपन का जो जो हम क्या ईरान पे सैंक्शंस लगाएंगे, हम कोई डील साइन नहीं करेंगे उसके साथ।
राइट। तो ये ईरान न्यूक्लियर डील है जिसको प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन किया था, और 2018 में ट्रंप ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोले कि हमने उसके साथ कोई डील हम कोई डील साइन नहीं करेंगे, और हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे ईरान के ऊपर। तो ये 2015 में साइन होता है, और 2018 में ये रिपील कर दिया जाता है ट्रंप के द्वारा। राइट। तो ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ईरान के अंदर, कुछ जैसे बंदर अब्बास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि ईरान के अंदर जो बंदर अब्बास है उसी के पास यूरेनियम माइन है यहीं पे। राइट। उसके बाद ये इशाफहान है, उसके बाद ये जो इनरिचमेंट सेंटर्स है वो यहाँ कुछ ऐसे हैं। इसमें कुछ नाम है, जैसे बंदर अब्बास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है पहले भी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, जो कि यहाँ पर्शियन गल्फ के बाउंड्री यानी बॉर्डर पे ही है। राइट। तो ये हमने कुछ देखा JCPOA के बारे में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पीछे की हिस्ट्री क्या है, और ईरानियन रिवोल्यूशन 1979 में होता है। ठीक है ना। ईरानियन रिवोल्यूशन के पहले यहाँ पे एक मोनार्की होती है, और इसके बाद भी मोनार्की ही होती है। ठीक है ना। मोनार्की से मोनार्की में चेंज होता है, बट ओनली द रूलर चेंजेस, क्योंकि ये बंदा जो है वो यूएस का एलाई है, और ये बंदा जो है वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो है ईरान में उनका एलाई है, यानी उनका सपोर्टर है। तो ये यूएस रिप्रेजेंटेटिव से इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव में ये चेंज हो जाता है, और इस मोनार्की से पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी थी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है ना। अब ये क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कि जैसे दो चीज़ें हैं, एक कि अगर सपोज एक तो कंट्रीज़ के अंदर जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारे कंट्री के अंदर, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में सबकी अपनी अपनी कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी है। ठीक है ना। तो अगर कंट्री के सपोज इंडिया के अंदर कोई राइट करता है, कोई किसी को गोली मार देता है, तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशरी है उसको पनिश करने के लिए। पर अगर कोई बंदा ऐसा है जो काफ़ी बड़े पैमाने में ऐसा काम करता है, जो 2-3 कंट्रीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसी कंट्री है जो दूसरी कंट्री पे अटैक कर दे, तो फिर वो मैटर कहाँ पे जाएगा। तो इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जब एक स्टेट यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, तो ये मैटर जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, जो कि यूएन का ऑर्गन है। ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ये जाएगा। इसके अगर कोई स्टेट यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पे अटैक करे, तो ये जाएगा ICJ के पास। लेकिन अगर कोई ऐसे रशियन नहीं, कोई मिलिट्री ऑफिसर है जिसके पास सेना है, और वो सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास अगर कोई उसका जो आर्मी ऑफिसर है वो अगर बलूचिस्तान में जाकर के लोगों को स्लॉटर कर दे, तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो जाएगी, और ये मैटर जाएगा ICC के पास, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास, क्योंकि वो बंदा क्रिमिनल है। तो इंडिविजुअल जब कोई क्राइम करता है तो ICC के पास जाएगा मैटर, और जब कोई स्टेट कोई कंट्री जब क्राइम करती है तो वो जाता है मैटर ICJ के पास। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ICJ जो है वो यूएन का एक ऑर्गन है, और ICC जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब हम देखते हैं इसको क्या क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक रोम स्टैट्यूट है, यानी कि एक ऐसे एक कह सकते हैं एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक कन्वेंशन कह सकते हैं, जिससे जिससे ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसको बनाया गया है। राइट। उसके बारे में जो कुछ भी डिटेल है वो ICC के बारे में वो रोम स्टैट्यूट में लिखा गया है। राइट। ये 1 जुलाई 2002 में इसकी जो है वो क्या कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, हेग। और मेंबर्स जो है इसके 123 नेशंस जो है इसको इसके मेंबर हैं। यूएसए रशिया चाइना एंड इंडिया आर नॉट द मेंबर्स। आपको ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। यूएसए, रशिया एंड चाइना, और इंडिया भी है जो इसके मेंबर्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या मेंबर्स पूछे जा सकते हैं कि ICC का इंडिया जो है वो ICC का मेंबर है, ICJ का मेंबर है, ट्रू फॉल्स ऐसे स्टेटमेंट करके पूछा जा सकता है। राइट। तो उसके बाद हमने कुछ और ये देखा हमने कि कैसे अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल क्राइम करता है तो वो ICC के पास जाएगा। अब वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में क्या डिफरेंस है। वॉर क्राइम्स आर डिफाइंड एज अकरिंग इन ए डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट और वॉर बिटवीन टू स्टेट्स, यानी कि दो कंट्री जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वॉर क्राइम्स। पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती है जब कोई पीस टाइम में, यानी कि जब लड़ाई नहीं चल रही हो, लेकिन फिर भी अगर कंट्री के अंदर कोई बंदा ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को मार रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, उस समय जो बात होगी दैट इज कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। राइट। ये जस्ट डेफिनेशन की बात है कि लोग तो दोनों में मरेंगे, पर जब अगर वॉर चल रही है उस समय अगर कुछ ऐसा होता है तो वो वॉर क्राइम्स हो जाती है। और अगर वॉर नहीं चल रही है, पीस टाइम है, उस समय अगर कुछ ऐसा हो जाता है, दैट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। राइट। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक यूएन का ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट होती है वो 1945 में होती है, क्योंकि यूएन की भी स्टैब्लिशमेंट 1945 में ही होती है।
इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में ही है। और जैसे ये ओके, अब एक चीज आपको समझने वाली बात है कि यूएन को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, ठीक है ना, वैसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको यूएन कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो पूरी दुनिया का पार्लियामेंट है वो यूएन है, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडिया की कैबिनेट है जो डिसीजन लेती है गवर्नेंस की, वैसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री है, वैसे ही यूएन के अंदर भी एक उसकी जो जनरल असेंबली है यानी कि उसकी पार्लियामेंट हो गई, ठीक है ना, जहाँ पे सारी डिस्कशन होंगी। देन उसकी जो मेन ऑर्गन है जो डिसीजन लेगी सब कुछ, वो लेती है, जैसे इंडिया के अंदर क्या कैबिनेट लेती है, कैबिनेट के अंदर जो जो हाई लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे मेन डिसीजंस लेते हैं। वैसे ही यूएन के अंदर जो मेन डिसीजंस होती है वो लेती है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये जो मेजर डिसीजंस है वो यूएनएससी लेती है, राइट, ये यूएन लेवल पे। फिर उसके कुछ ऑर्गन्स है जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं पार्लियामेंट के अंदर गवर्न के, उसी तरीके से यूएन के अंदर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसी चीजें हैं, उसको देखते हैं क्या है, पहले हम वही देख लेते हैं। तो एक तो जनरल असेंबली है जिसको हम पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल को हम कैबिनेट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को उसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह मान सकते हैं, ठीक है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको इसका वैसे पार्लियामेंट में तो कुछ है नहीं। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे कंट्रीज जो है जब आज़ाद हो रहे थे, उनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो उसको वो हेल्प करती थी कि टू गेन फ्रीडम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे इंडिया की जो जुडिशरी है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई, तो वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। एंड ये यूएन सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट है जो पब्लिक जो जो पर्सनल काम करती है, ठीक है ना, वैसे ही इनकी भी पर्सनल है यूएन की, जो उनके काम करते हैं, जो जो क्लर्कल वर्क है, जो वो सारे काम करते हैं, तो सेक्रेटेरिएट होगी। तो ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं इसके, उसमें से एक आईसीजे भी है, राइट। ये सबकी जो ये 3 और 3 6 ये सारे मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक आईसीजे ही है जिसका जो कि यूएस में स्टैब्लिश नहीं है, उसका लोकेशन यूएस में नहीं है, वो नीदरलैंड में है। बाकी सारे के सारे 5 जो है वो यूएस में ही है, ठीक है। देन हाँ ओके, हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख रहे थे आईसीसी एंड आईसीजे में। तो ये आईसीजे एंड आईसीसी में जो कुछ डिफरेंसेस है एस्टेब्लिशमेंट में है कि आईसीसी जो है वो बाद में आता है, आईसीजे पहले आ जाता है 1946 में। उसके बाद यूएन की ये एक ऑर्गन है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आईसीसी। अगर इसको यूएन इसको केसेस भेज सकती है कि आप इस केस को देखो, वो भी जब होगा जब कोई केस अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा, अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट, किसी कंट्री के अगेंस्ट होगा, तो वो यूएन के पास यानी आईसीजे के पास जाएगा, राइट। देन इसकी जो एडवाइजरी जो ओपिनियन है, यानी जो आईसीजे की जो सपोज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है, कोई जजमेंट सुनाता है, तो वो फॉलो करना है कंट्री के अंदर, वो फॉलो की जाएगी। पर यहाँ पे एडवाइजरी है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं कि अगर आईसीजे ने कोई जजमेंट दिया है तो उसको फॉलो करना ही है, वो एडवाइजरी होती है, ठीक है ना। हम फॉलो नहीं भी कर सकते हैं और यूएस ने कई बार उसको फॉलो नहीं किया है, राइट। देन यूएन फंडेड है और ये ओपन है, इसको फंडेड अलग अलग स्टेट से मिल सकती है। तो इस तरीके के ये जो है कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। देन मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है इस तरफ, यहाँ पे ऐसे मेडिटेरेनियन सी होगी। ये स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स जो है वो मेडिटेरेनियन को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स जो है वो सी ऑफ मरमरा को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, और जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, राइट। अब सीन क्या है कि यूएस सॉरी यहाँ पे रशिया है, यहीं पे यूक्रेन भी है, तो अब रशिया और यूक्रेन फाइट कर रहे हैं, तो ये दोनों की शिप जो है वो यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ऐसे ये रास्ता होगा इनके शिप को वहां तक पहुंचने का। तो जब भी कोई फाइट होती है उस समय टर्की के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, टर्की जो है इस रास्ते को कंट्रोल कर सकता है, और यही यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन जो है वो इसी कंटेक्स्ट में है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट ये समझना है कि टर्की है, रशिया और यूक्रेन की वॉर है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे जो ब्लैक सी है, यानी कि ये ब्लैक सी है
और मेडिटेरेनियन सी है, इसको कनेक्ट करने वाला जो रूट है उसी के लिए ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है। ये जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन आपने अभी यहाँ पे देख रहे हैं वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो कोई भी अगर शिप यहाँ से मेडिटेरेनियन सी यानी इस एरिया से अगर उसको इस एरिया में जाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये जो कुछ भी रूल्स लगेंगे वो इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में लिखा हुआ है। और इसके ऊपर टर्की का काफ़ी बड़ा रोल है, इसका कंट्रोल है, ठीक है ना। ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, और जो भी कंट्रीज है जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, जो ब्लैक सी के बॉर्डर पे है, तो उनको अगर वॉर के टाइम में अगर वहां से गुजरना है तो 8 डे एडवांस, 8 दिन पहले उनको बता के रखना पड़ेगा, टर्की को बता के रखना पड़ेगा कि हमारी शिप वहां से आने वाली है, तुम उसको परेशान मत करना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थी। देन यूएन पीस कीपिंग की जो स्टार्टिंग थी वो तब हुई थी जब मिडल ईस्ट में, जब इसराइल वगैरह जब बन रहे थे, तो वहां पे उसको ओवरलुक करने के लिए कि वो सब कुछ आसानी से हो जाए या प्रॉपर्ली हो जाए, उसके लिए यूएन पीस कीपिंग बनाई गई थी 1948 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग कंट्रीज जो है अपने पर्सनल भेजती है, तो ये यूएन पीस कीपिंग है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा पर्सनल अभी तक भेजे हैं। उसके बाद रवांडा, यूथियोपिया, नेपाल, इंडिया आता है 5वें नंबर पे, 1 2 3 4, जैसे इंडिया 5th नंबर पे है, और बांग्लादेश इसमें सबसे पहले नंबर पे है। तो ये डिटेल आपको पता रखना है कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इसमें। और इंडिया ने फर्स्ट टाइम पहली बार ऑल विमेन जो बटालियन थी वो भेजी थी यूएन पीस कीपिंग के लिए 2017 में लाइबेरिया में। लाइबेरिया एक साउथ अफ्रीका की कंट्री, नॉट साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की एक कंट्री है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन FATF तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान को, ठीक है ना, पाकिस्तान अभी से पहले ग्रे लिस्ट में था, ठीक है ना, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, लेकिन अभी अभी इसको, पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने अल जवाहिरी, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें RX जो हेल फायर मिसाइल यूज करके यूएस ने इसको मार गिराया था, ठीक है ना, अल जवाहिरी को मारा था क्योंकि अलकायदा का हेड बन चुका था ओसामा बिन लादेन के बाद। और ओसामा बिन लादेन आपको पता है अलकायदा जो ग्रुप है वो 26/11 के लिए कितना जो 26/11 था उसको अलकायदा नहीं किया था, राइट। तो ये RX-9 जो मिसाइल है उससे मारा था अल जवाहिरी को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अब अल जवाहिरी को जो मरवाया है, अल जवाहिरी मरा है कहाँ? पाकिस्तान में। उसका लोकेशन कहाँ? पाकिस्तान में था, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, सॉरी, और अल जवाहिरी वाज इन अफगानिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और ये बात पता थी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने वो डिटेल दिया किसको? यूएस को, और यूएस ने वहां से उसको मार गिराया। अब क्योंकि पाकिस्तान ने यूएस को हेल्प किया है, तो यूएस ने, क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे G7 में, और G7 का ही ऑर्गन है एक तरीके से, हम कह सकते हैं कि G7 का ऑर्गन नहीं है, G7 की मीटिंग में उसकी बर्थ हुई थी FATF की, पर यूएस का काफी बड़ा रोल है। तो इस ग्रुप ने इसको, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। यूसी यहाँ तो लेन देन की बात चल रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो ऐसा लगेगा जैसे गाँव में लड़ाई होती है और 4-5 ग्रुप मिलकर एक दूसरे को के अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाई करते हैं, सेम चीज होती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी। अभी देखो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है जबकि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, ठीक है। तो अब देखते हैं FATF के बारे में। तो ये FATF क्या है? ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि कोई भी कंट्री टेरर को अगर फाइनेंस करेगी तो उसके जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको कर्व कर दिया जाएगा। उसमें लिस्ट है, लाइक ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, तो पहले उसको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। किसी भी कंट्री को वार्निंग दी जाती है, और फिर उसको, अगर वो नहीं उस पैरामीटर्स पे काम करता है तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो G7 की एक समिट हुई थी 1989 में, वहां से FATF का जन्म होता है। इसके सेक्रेटेरिएट जो है वो OECD में है, यानी कि ये पेरिस में, राइट। उसके बाद FATF है 39 मेंबर्स है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, 39 मेंबर्स, ठीक है ना। इसके जो हेड क्वार्टर है पेरिस में, 39 मेंबर्स है। और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है इसके लिए, यूरोपियन कमीशन जिसके 27 मेंबर्स हैं, और GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसके 6 मेंबर्स हैं, राइट। इतने सारे मेंबर्स हो गए आपके FATF के अंदर। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ FATF, ऑब्वियसली इंडिया मेंबर है, लेकिन ICC का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। FATF प्लेनरी, ये FATF की जो मीटिंग होती है साल में 3 बार होती है, और ये वही डिसाइड करते हैं किस कंट्री के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने हैं कि नहीं लगाने, कोई कंट्री जो है टेरर फाइनेंस कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। तो ये FATF हो गई। देन समर्थ इनिशिएटिव क्या है? अब समर्थ इनिशिएटिव है कि इंडिया के अंदर जो वुमेन हैं उनको एक स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल है वो प्रोवाइड करना इंडिया को, इंडिया के वुमेन को। तो ये एक समर्थ इनिशिएटिव है, सॉरी, ये समर्थ इनिशिएटिव है। तो ये इंडिया की वुमेन के लिए है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे इंडिया की जो वुमेन्स डे है वो 8 मार्च को मनाई जाती है। एक्चुअली इसमें मैं कुछ पीछे के भी करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ ताकि
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स करंट अफेयर्स है वो छूट ना जाए आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आने वाले करंट अफेयर्स के जो वीडियोस पे होंगे वो थोड़े लंबे होंगे, राइट। तो 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाई जाती है। जो 2022 की जो थीम है वो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले ये डेट ना पूछी जाए पर ये तो पूछी जा सकती है कि थीम क्या थी इस साल की वुमेन्स डे की, यानी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, राइट। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जैसे इसके डाटा अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो रिलीज करती है, ग्लोबल जेंडर गैप। और इसके अंदर यही सब रहता है कि जेंडर के बीच में कितना गैप है, लाइक फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सारे गैप्स जो है वो इंडेक्स तैयार करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरियस एग्जाम्स में आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके हैं, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, राइट। देन यूएन की जो, ये हम इसको अगर नहीं भी कवर करें तो इट्स ओके, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। नेक्स्ट है न्यू लूनर क्रेटर। अब इसमें क्या हुआ है कि चाइना ने अभी थोड़े टाइम पहले एक चेंज 5T1 नाम की एक मार्स मिशन, लूनर मिशन जो है वो चाइना ने भेजी थी चांद पे उतारने के लिए, चेंज, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, राइट। चेंज 5T1, अब यही जो वहाँ पे जो घूम रहा था उसके आसपास वही चांद से जाके टकरा गया है और 65 फीट वाइड वहाँ पे गड्ढा बना दिया है, क्रेटर, राइट। जिसकी वजह से वहाँ पे एक गड्ढा, यानी कि वो क्रेटर बन चुका है। तो चाइना की जो है वो सैटेलाइट वो चाइना की है, राइट। अब इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई स्पेसशिप है या कोई स्पेस ऑब्जेक्ट है जो वो जाके किसी प्लैनेट से या किसी सैटेलाइट से जाके टकराया है, यानी मून से जाके टकराया, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है और इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये चेंज कौन जाके टकराया, चाइना की सैटेलाइट है वो, और उसका नाम क्या है, चेंज 5। चेंज सिर्फ याद रखना है, चेंज से आपको याद रहेगा। इसको पता नहीं वो कैसे पढ़ते हैं, हम इसको चेंज पढ़ते हैं, चेंज 5T1, राइट। द स्पीड ट्रेजेक्ट्री, ये जो है, ये जो स्पीड एंड ट्रेजेक्ट्री इसकी चेंज की थी, उससे टकराने के पहले जो मॉनिटर कर रही थी वो यूएस की एक प्रोजेक्ट प्लूटो है, उसने ये सारा डेटा कलेक्ट किया था। वो कैसे स्पीड ट्रेजेक्ट्री वो जाके कब टकराएगी उससे, ये सारा कुछ यूएस की एक प्रोजेक्ट प्लूटो है उसने तैयार किया था, राइट। देखिए केस्लर सिंड्रोम है, इसमें ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराती है, वो जाके वो फिर, क्योंकि वो कोलिजन होगा, वो फिर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वो फिर चौथे से टकराएगी, और स्पेस में काफी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, तो इसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसी को केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, राइट। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अभी सीन क्या है कि रशिया यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रही है उसके वजह से यूएस ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर रशिया पे काफी सारे सैंक्शंस लगाए। तो रशिया का कहना था कि हम अब आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां से रशिया जो अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा। अब इससे सीन क्या बनेगा वो देखिए। रशिया का जो कंट्रीब्यूशन है आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो ये है क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पे ऐसे रहता है और सपोज यहाँ पे अर्थ है, तो इसकी हाइट है समथिंग, वो क्या धीरे धीरे घटने लगती है ऐसे, तो फिर उसको पुश करके वापस उसको अपनी ऑर्बिट में डालना पड़ता है, फिर वो घटने लगे, फिर ऐसे पुश करेंगे। ये जो काम है वापस उसको ऑर्बिट में मेंटेन करना, दैट इज द वर्क ऑफ रशिया, ये रशिया का कंट्रीब्यूशन है। अगर रशिया यहाँ से अपने आप को निकाल लेता है, रशिया अपना काम नहीं करता है, तो फिर वो उसको आईएसएस को उस ऑर्बिट में मेंटेन करना विल बी वेरी टफ, राइट। ये सीन है। अब रशिया ने बोला है कि हम इसको निकाल लेंगे वहां से। अब देखते हैं कुछ डिटेल्स की क्या है। रशियन की जो स्पेस एजेंसी उसको रोसकॉस्मोस कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। और आईएसएस देखते हैं, आईएसएस मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन हिस्ट्री एंड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ह्यूमन हैव एवर पुट इनटू स्पेस। इंसानियत ने यानी ह्यूमैनिटी ने कोई सबसे बड़ी चीज अगर स्पेस में डाली है वो इज आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो बहुत बड़ी है, राइट। उसके बाद ये 90 मिनट्स में अर्थ के एक चक्कर लगा लेती है, 1.5 घंटे में अर्थ की एक चक्कर लगा लेती है, 28,000 किलोमीटर पर आवर, वेरी हाई स्पीड, राइट। देन 5 कंट्रीज ने मिलकर स्पेस स्टेशन को बनाया है, जिसमें से कि नासा है यूएस की, रोसकॉस्मोस रशिया की, जाक्सा जापान, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, के 5 कंट्रीज ने मिलकर आईएसएस को मेंटेन करती है। रशिया का पार्ट मैंने जस्ट अभी समझा दिया है। अगर रशिया विड्रॉ कर लेता है तो फिर ऑप्शन क्या है, तो उसमें स्पेस एक्स की जो ड्रैगन है वो हम डाल सकते हैं, या फिर बोइंग की स्टार लाइनर है वो हम, वहाँ स्पेसशिप है ये सारे, इसमें क्या बोल सकते हैं हम ऐसे, उसके अंदर
वो उसके अंदर इंजन होगी जो पुश कर देगी स्पेस स्टेशन को वापस अपने ऑर्बिट में, राइट। तो इस तरीके से या तो स्पेस एक्स भेज सकती है यानी एलन मस्क, या फिर बोइंग की जो स्टार लाइनर है उसको वापस वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं अगर ये लोग चले जाते हैं, तो रशिया अगर निकल जाता है तो। देन हम कवच देखते हैं, ये रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये शायद इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि रेलवे में जो सेफ्टी के लिए कि उसके अंदर दोनों इंजन्स में लगे होंगे और ट्रेन जो है वो टकराएंगी नहीं। तो इसमें सीन क्या क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसमें के अंदर ये इंस्टॉल कहाँ पे, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। और इंस्टॉल कहाँ पे होती है, लोकोमोटिव्स यानी कि कोई इंजन में, सिग्नलिंग सिस्टम जो कि हो सकता है स्टेशन पे लगी होंगी, और जो ट्रैक्स में भी इसको लगाया जाएगा ताकि आसानी से सब कुछ ट्रैक किया जा सके। इसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा है वो 50 लाख पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर पे अगर इस कवच को इम्प्लीमेंट किया जाए तो 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि वर्ल्ड वाइड ये 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो ऑब्वियसली इंडिया में 1/4 पे ही काम हो रहा है। देन स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट, इसके अंदर कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इतना समझना चाहिए कि स्टेट सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ये इसको रिलीज करती है। और जो हमारा टारगेट है वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 तक रीच करना था हमें, जिसका हम 56% ही टारगेट अचीव कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये इसकी जो कौन रिलीज करता है साइंटिफिक रिपोर्ट, वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, और 56% ही हम इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं 175 गीगावाट। और 2030 तक ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है हमारा वो 500 गीगावाट का है। तो अभी हम 56% ही अचीव कर पाए हैं, तो आगे कितना कर पाते हैं देखते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसा है, एक तो वेट बल्ब होता है और एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी होता है, जो हम आगे देख लेंगे अभी, ठीक है ना। वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अब इसमें क्या है कि जैसे हम गर्मी का मौसम है, ठीक है ना, और गर्मी के मौसम में सपोज आप बाहर निकलते हैं, हवा चलती है, पसीना चल रहा है आपको, हवा चल रही है तो पसीना सूख रहा है और आपको ठंडक महसूस हो रही है। गर्मी में सबने फील किया होगा ये। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप हवा में बैठे ना बैठे, पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, आपके बॉडी से इवेपोरेशन होगा ही नहीं। जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो पाएगी, वो गर्म रहेगी, राइट। ये सीन हो जाता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब यही है कि जो जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी एब्जॉर्ब कर पा रही है किसी भी फॉर सर्टेन टेम्परेचर पे, राइट, या फिर सर्टेन ह्यूमिडिटी पे टेम्परेचर कितनी है ये। तो इसमें है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। अब जिसमें हम देखें कि वेट बल्ब, अगर हम इसको डिटेल यहाँ देख सकते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। इवापोरेशन ऑफ वाटर से अगर हम किसी टेम्परेचर, किसी बॉडी की टेम्परेचर अगर हम कम कर सकते हैं तो लोएस्ट कितना जा सकते हैं, वो उसकी होती है वेट बल्ब टेम्परेचर into air and constant pressure. Wet bulb temperature is a limit that considers heat and humidity beyond which humans can not tolerate high temperatures. अब इसका सीधा मतलब होता है कि अगर सपोज वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि कितना इवापोरेशन करा लो, टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 35 से नीचे जाएगा ही नहीं। तो 35 से नीचे अगर नहीं जाएगा तो ये ह्यूमन जो कंट्रोल करने की जो ह्यूमन कैपेसिटी है बॉडी को हीट कंट्रोल करने की, वो मैक्सिमम है यहाँ तक। अगर यही टेम्परेचर काफी लंबे समय तक रह गया पूरे दिन के लिए, पूरी रात के लिए, तो हीट स्ट्रोक होंगे, राइट, हीट स्ट्रोक होंगे और उससे लोगों की जान जा सकती है। अब कुछ डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। ये चीज वही लिखी हुई है, इट इज मेजर्ड बाय फैक्टरिंग हीट एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स, दैट्स करेक्ट। ये थ्योरेटिकली वेट बल्ब टेम्परेचर रीचेस 35 डिग्री सेल्सियस, अगर 35 डिग्री तक पहुंच जाती है टेम्परेचर तो इट हाईएस्ट पॉइंट, जो कि ये हाईएस्ट पॉइंट होती है जो जिसको हम लोग इट मींस नो लॉन्गर लूज इंटरनल, यानी कि बॉडी जो है वो हमारी हीट जो है वो लूज नहीं कर पाएगी इवेपोरेशन से, और हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगी और हमें हीट स्ट्रोक हो सकती है, राइट। तो ये कुछ डिटेल्स थी वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। तो देन अगेन द नेक्स्ट थिंग इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो अगर ह्यूमिडिटी को अगर हम हटा लें टेम्परेचर के, एयर टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हटा लें, तो दैट बिकम्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर ऑफ द एयर, इसको कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और जब ह्यूमिडिटी को हम फैक्टर इन कर लेते हैं दैट बिकम्स वेट बल्ब टेम्परेचर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। इफ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्राई एयर टेम्परेचर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, ठीक है ना। अब ये सिंपल सी समझने वाली बात है कि अगर जो ड्यू पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे ड्यू बन जाए, वो अगर ड्राई टेम्परेचर तक ही पहुंच चुका है तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी काफी हाई है, ठीक है ना। इफ द ड्यू पॉइंट इज वेल बिलो द ड्राई एयर टेम्परेचर दैट मींस ह्यूमिडिटी लेवल इज लो। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसलिए मैं कुछ इसमें करूंगा नहीं।
एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन जो कि 2022 में हुआ है इंडिया एंड जापान के बीच में, राइट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। लोकेशन जो है वो लोकेशन जो है वो बेलागावी कर्नाटक में है, और ये सिंस 2018 यानी 2018 से ये कंडक्ट किया जा रहा है। अदर जो एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और जापान के बीच में इंपॉर्टेंट, वो ये है मालाबार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया जापान के बीच में। ये इसलिए क्योंकि ये क्वाड कंट्रीज के बीच में हो रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया एंड जापान, सॉरी इसको ऐसे लिखना चाहिए QUAD। क्वाड यानी इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है, और इसके 4 मेंबर हैं, इंडिया एंड जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये 4 कंट्रीज मिलके ये मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और इस साल ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके पहले हम सिर्फ इंडिया जापान ही करते थे, और इस बार US एंड ऑस्ट्रेलिया ने सबने पार्टिसिपेट किया है। सारे क्वाड के मेंबर्स इस बार मालाबार में थे। देन दूसरा है जिमेक्स जो कि नेवल एक्सरसाइज है, एंड शिन्यू मैत्री जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में, राइट। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थे। फर्स्ट इंडियन टू गेट बोल्जमान मेडल, ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को बोल्जमान मेडल मिला है, दीपक धर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दीपक धर। शेयर ये इन्होंने ये जो अवार्ड है वो शेयर किया है अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड के साथ। किस फील्ड में दिया जाता है? तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है, एंड एवरी 3 ईयर्स यानी हर 3 साल बाद दिया जाता है। कंडीशन ये है कि उस बंदे को जिसको ये दिया जाएगा उसको नोबेल अवार्ड नहीं मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सारे कंडीशंस थे, और ये बोल्जमान मेडल था ये, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी था। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक अब खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में, जो कि जल्दी ही आ जाएगा। तो ओके, सी यू देन, बाय बाय।